1.1 प्रस्तावना। भारतवासियों की विकासात्मक अभिलाषाएं स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों के माध्यम से स्वयं उभर कर आईं। 1857 में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों का हिंसक विरोध और तदुपरांत जनजातीय लहरें विदेशी शासन के खिलाफ रक्षात्मक आंदोलन थे। वे प्रायः संपूर्णतः राजनीतिक वे, परंतु कृषक संघर्ष जो 19वीं शताब्दी से शुरू हुए एक स्पष्ट आर्थिक पहलू रखते थे। वे उस दमनकारी लगान व्यवस्था के खिलाफ थे जो विदेशी हुकूमत के साथ ही आई। यद्यपि ये किसान औपनिवेशिक क्रियाविधि के प्रति हमेशा जागरूक नहीं रहे और उन्होंने अक्सर अपना गुस्सा जमींदारों व मौजदारों जैसे मध्यस्थ भूस्वामियों पर उतारा। 1858 में ब्रिटिश शासन के दहीकरण के उपरांत लोगों के नए संगठन एवं आंदोलन संविधानवादी रणनीतियां चुनते हुए सामने आए। भूमि मालिकों ने सरकारी लगान दावे घटाने की मांग करने हेतु अपने खुद के संगठन बना लिए। इसी समय दादा भाई नौरोजी, एम रानाडे एवं आर दत्त जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने औपनिवेशिक आर्थिक शोषण की आलोचना करनी शुरू कर दी। उनका तर्क था कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण औपनिवेशिक शोषण है। औपनिवेशिक शासन का अंत भारत में दरिद्रता उपशमन हेतु आवश्यक था। 1.2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिष्ठापना। 1885 में वरिष्ठ सरकारी नौकरियों एवं भारतीय शासन सभा अधिनियम 1861 द्वारा बनाए गए विधायी निकायों में भारतीयों के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु मांग से शुरू कर शिक्षित अभिजात वर्ग ने भारतीय जनता के सभी वर्गों के एक संरक्षा संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना ली। वस्तुतः मूल रूप से उन्होंने कामगारों व खेतिहरों का पक्ष यह कहते हुए नहीं लिया कि वे स्थानीय मुद्दे हैं, परंतु वैयक्तिक राष्ट्रवादी जन कामगारों व खेतिहरों के बीच लोकोपकारी कार्यों में व्यस्त थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक संतुलित संविधानवादी दृष्टिकोण से की गई थी और उसने अनुचित दबाव व आंदोलन की बजाय माचिकाओं व अनुनय की रणनीति को चुना। उसके द्वारा सरकार से किया गया पूर्वतम निवेदन या भारतीय सिविल सेवा हेतु भारतीयों की पहुंच का सुसाधिकरण, जो कि वस्तुतः एक संभ्रांतवादी मांग थी। दूसरी ओर यह संगठन बागान व औद्योगिक श्रमिक वर्ग की दशा संबंधी मुद्दे को लेने से पीछे हट गया, जो कि उसे स्थानीय मुद्दे लगते थे। हालांकि लोकोपकारवादी एवं श्रमिक नेताओं को स्थान दिया गया। 1893 में कांग्रेस ने सरकार द्वारा संतापन से भूधारकों को बचाने हेतु भूमि के स्थायी बंदोबस्त संबंधी एकरूप प्रचलितीकरण की मांग की। सन 1895 की शुरुआत में ही इंडियन होम रूल लीग की संस्थापक एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता डॉ. एनी बेसेंट ने एक संविधान की संभावना पर विचारार्थ भारतीय संविधान विधेयक का एक प्रारूप तैयार कर लिया, जो हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके घर की अनुल्लंघनीयता, स्वामित्व का अधिकार, कानून के समक्ष और सार्वजनिक पदों हेतु प्रवेश के संबंध में समानता, दावे, याचिका व शिकायतें पेश करने का अधिकार तथा निजी संपत्ति का अधिकार आदि की गारंटी देता था। 1918 में बंबई में एक विशेष सत्र में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मांग की कि नए भारत सरकार अधिनियम में भारतीयों के अधिकारों की घोषणा हो, जिसमें अन्य बातों के अलावा कानून के समक्ष समानता, स्वच्छंदता, जीवन व स्वामित्व के संबंध में संरक्षण, भाषण व प्रेस की स्वतंत्रता तथा संबद्धता का अधिकार भी हो। सन 1925 में मोहनदास गांधी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा स्थापित एक उपसमिति ने एक भारतीय राष्ट्रकुल विधेयक तैयार किया, जिसने भारतीयों के लिए ग्रामस्तर से ऊपर तक स्वशासन की मांग की। गांव, तालुका, जिला, प्रांत और भारत। उसने स्वतंत्रता के अधिकार, वासस्थान एवं संपत्ति की सुरक्षा, सद्विवेक तथा धर्म में विश्वास रखने व अपनाने की स्वतंत्रता, मत व्यक्त करने, शांतिपूर्वक और निःशस्त्र एकत्र होने और समिति व संघ बनाने की स्वतंत्रता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, न्यायालयों इत्यादि का प्रयोग, राष्ट्रीयता पर ध्यान दिए बगैर कानून के समक्ष समानता तथा लिंगों की स्वतंत्रता आदि की मांग की। सन 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने इन सभी मांगों को समाविष्ट किया और सभी नागरिक अधिकारों को बंदी प्रत्ययीकरण, परमादेश, कार्योत्तर विधि, अधीन दंड के संबंध में संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार, सत्ता अथवा सम्मान संबंधी पद के मामले में और किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को चलाने में जाति, धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर सभी व्यक्तियों के प्रति निष्पक्ष भाव रखने, सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक कुओं एवं आम सैरगाहों में सभी नागरिकों के समान प्रवेश, श्रम एवं आर्थिक दशाओं के अनुरक्षण एवं उन्नयन हेतु संयोजन एवं सम्मिलन की स्वतंत्रता तथा नियमानुसार हथियार रखने व ले जाने हेतु अधिकार से जोड़ा। हम देखेंगे कि यद्यपि उपर्युक्त मांगों के कुछ निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, ये मांगे अनिवार्यतः राजनीतिक और संभ्रांतवादी थीं। गांधी जी के परिदृश्य पर उभरने से पूर्व आम आदमी की सामाजिक आर्थिक समस्याएं नजर में नहीं आई थीं। गांधी जी आम आदमी को राष्ट्रीय राजनीति में लाए। उन्हें उनकी अभिलाषाओं को प्रकट करना पड़ा। 1.3 गांधी जी का योगदान। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पूर्वतम गांधीवादी गतिविधियों में ब्रिटिश नीलोत्पादकों के शोषण से किसानों को बचाने के लिए बिहार के चंपारण में उनका प्रवास, सरकार की ऊंची लगान मांगों के खिलाफ गुजरात के सैडा में किसान सत्याग्रह का आरंभ और अहमदाबाद में साराभाई कपड़ा मिल में श्रमिक विवाद में उनका हस्तक्षेप। प्रथम दो आंदोलन देश की कृषक अर्थव्यवस्था से जुड़े थे, जिनमें 20वीं सदी के दूसरे दशक में लगभग 95% भारतीय जनता शामिल थी और वह स्पष्टतः एक साम्राज्यवाद विरोधी रूप रखती थी। तीसरा आंदोलन एक भारतीय स्वीकृत उत्तरदायित्व में औद्योगिक संबंध से जुड़ा था। गांधी जी की मध्यस्थता और नैतिक दबाव उक्त विवाद के एक सुखद अंत में परिणत हुए। गांधी जी के शुरुआती जीवन में 3 घटनाएं यह सुझाती हैं कि जहां गांधी जी ने एक स्पष्ट साम्राज्यवाद विरोधी रस अख्तियार किया, वह वर्ग विचार भिन्नता को अनुनय के माध्यम से भारतीय परिप्रेक्ष्य में वह भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष के पक्ष में नहीं थे। वस्तुतः लगता है कि अहमदाबाद अनुभव ने उन्हें अपना प्रसिद्ध न्यासिका सिद्धांत चूषित करने हेतु प्रवृत्त किया, जिसने धारक वर्ग को सलाह दी कि वे कामगार वर्ग के हित में राष्ट्रीय धन संपदा के न्यासियों के रूप में व्यवहार करें। दरअसल यह संभवतः उनके प्रभाव की वजह से ही था कि अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर संघ 1920 में अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना के दौरान उससे दूर रहा। यहां तक कि कांग्रेस नेतागण भी इसमें शामिल नहीं हुए जब तक 1922 में पार्टी का गया सम्मेलन नहीं हो गया, जबकि कांग्रेस उन किसानों व खेतिहरों के हित के लिए लड़ी जिनमें से अनेक ने उसके सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति के आसपास ही उसने भूमि सुधार हेतु मांग उठाई, यथा जमींदारी एवं भूमि में अन्य मध्यस्वकारी अधिकारों का उन्मूलन तथा भूमि के हरवारों को स्वामित्व प्रदान करना। वस्तुतः 1893 के शुरू होते होते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भूमि के स्थायी बंदोबस्त की मांग कर दी, जैसा कि बंगाल में, ताकि रयतवाड़ी क्षेत्रों में भूमि मालिकों की परेशान करने वाली लूटखसोट से भूमि धारकों की रक्षा जा सके। 3.1 गांधी जी का स्वराज सार। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस जनों ने देश भर में संपूर्ण स्वतंत्रता का व्रत लिया, जैसा कि दिसंबर 1929 के लाहौर प्रस्ताव में मांग की गई थी।
30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया में गांधी जी ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ के रूप में अपने अवबोधन को निम्न प्रकार प्रकट किया: 1. संपूर्ण निषेध। 2. पाउंड रुपया विनिमय अनुपात को 1 शिलिंग 6 पेंस से 1 शिलिंग 4 पेंस तक घटाना। 3. भूमि लगान को कम से कम 50% घटाना और उसे विधायी नियंत्रण के अधीन लाना। 4. नमक कर की समाप्ति। 5. आरंभ में सैन्य खर्चों को कम से कम 50% तक घटाना। 6. उच्चतम श्रेणी सेवाओं के वेतनों में आधी अथवा कम कटौती ताकि चटे लगान से मेल खा सके। 7. विदेशी कपड़े पर संरक्षणात्मक शुल्क दर। 8. तटीय शुल्क दर आरक्षण विधेयक का अधिनियमन। 9. सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त करना, हत्या अथवा हत्या प्रमास के दोषियों को बचाना अथवा आम न्यायिक अदालतों द्वारा सुनवाई तथा सभी राजनीतिक अभियोजनों का प्रत्याहार। 10. आईडी अथवा उसके सर्वसाधारण संबंधी नियंत्रण की समाप्ति। 11. आत्मरक्षा के लिए बंदूक, पिस्तौल आदि के प्रयोगार्थ लाइसेंसों का निर्गमन सर्वसाधारण संबंधी नियंत्रण के अधीन। 12. इन मांगों ने दृष्टव्य है कांग्रेस के लाहौर प्रस्ताव द्वारा परिकल्पित संपूर्ण स्वतंत्रता की संकल्पना को सींचा। दूसरी ओर वे सभी प्रथम को छोड़कर एक साम्राज्यवाद विरोधी रुख रखती थीं। इसके अतिरिक्त 9वीं तथा 10वीं मांग को छोड़कर वे सभी एक आर्थिक संबंध रखती थीं। इन गांवों ने दृष्टव्य है कांग्रेस के लाहौर प्रस्ताव द्वारा परिकल्पित संपूर्ण स्वतंत्रता की संकल्पना को खींचा। दूसरी ओर वे सभी प्रथम को छोड़कर एक साम्राज्यवाद विरोधी रुख रखती थीं। इसके अतिरिक्त प्रति तथा 10वीं को छोड़कर वे सभी एक आर्थिक आधार रखती थीं। 1.4 कांग्रेस का कराची संकल्प। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कराची अधिवेशन का प्रस्ताव जो 1931 में पास किया गया था, स्वतंत्रता आंदोलन के सामाजिक आर्थिक वर्ष विषयों का प्रथम स्पष्ट वक्तव्य था। इसमें कहा गया कि आर्थिक जीवन का संगठन न्याय सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए, इस उद्देश्य से कि वह जीवन का एक उचित स्तर सुनिश्चित करें। राज्य कामगारों के हितों की रक्षा करेगा और उनके लिए उपयुक्त विधान द्वारा एवं अन्य तरीकों से एक निर्वाह योग्य वेतन, कार्य की स्वास्थ्य दशाएं, श्रम के नियत घंटे, औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली तथा सामाजिक बीमा सुनिश्चित करेगा। दास्ता प्रथा की दशाओं से कृषि श्रमिकों की मुक्ति और महिला कर्मियों की हितरक्षा का वायदा किया गया। कारखानों एवं सदानों में बालश्रम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। किसान व मजदूर संघ बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। भूमि धारणाधिकार व्यवस्था सुधारी जाएगी। किसानों को कृषि भूमि पर बोझ के एक उचित समजन, लगान व राजस्व की पर्याप्त कमी के माध्यम से छोटे किसानों को तुरंत राहत, अनार्थिक जीत के मामलों में छूट तथा श्रमिक कृषि आयकर को लागू करने का आश्वासन दिया गया। एक निश्चित सीमा से ऊपर संपत्ति पर एक क्रमविन्यस्त दर से मत्युक्रों पर विचार किया गया। कृषि ऋणग्रस्तता तथा सूदखोरी पर काबू प्रत्यक्ष व परोक्ष का वायदा किया गया। सैन्य सर्च को चटाया जाएगा। राज्य अपने नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। असैनिक सेवाकर्मियों के वेतन की अधिकतम सीमा 500 रुपए होगी। राज्य विदेशी कपड़े के मुकाबले देशी कपड़े को संरक्षण देगा। अन्य देशात उद्योगों की इसी भांति विदेशी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ रक्षा की जाएगी। मतपेयों तथा मादक द्रव्य का पूर्णतया निषेध किया जाएगा। मुद्रा व विनिमय का राष्ट्रहित में नियमन किया जाएगा। राज्य मुख्य उद्योगों व सेवाओं, खनिज संसाधनों, रेलवे, जलमार्गों, जहाजरानी व जन परिवहन के अन्य साधनों पर अधिकार एवं नियंत्रण रखेगा। 1937 में जब कांग्रेस पार्टी अनेक प्रांतों में सत्ता में आई, उसने इन वायदों में से कुछ को पूरा करने का प्रयास किया, परंतु वह सत्ता में 2 वर्ष से कुछ ही अधिक समय तक रही। इसके अलावा उन पर यूरोपियन व जन्मजात निहित हितों का दबाव था। ये वायदे नाम मात्र को ही पूरे हुए। कराची सत्र के लगभग 20 वर्षों बाद 1931 में भारतीय संविधान ने दिए गए वचनों को आमतौर पर पोषित किया। 1.5 समाजवाद का बोध। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति ने भारत में समाजवाद के प्रति रुचि पैदा कर दी और छोटे समाजवादी समूह शहरी केंद्रों में उभरे। 1934 में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के समापन ने भारत में नियोजन हेतु एक उमंग भर दी। 1934 में ही एम विश्वेश्वरैया, एक महान इंजीनियर, ने प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया इन अप्रैल 1936 नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। विश्वेश्वरैया योजना को हालांकि किसी भी तरह एक समाजवादी योजना नहीं कहा जा सकता है। 1934 में ही कांग्रेस के भीतर समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और गांधी जी ने इसे एक कारण बताते हुए और इस समूह को जवाहरलाल नेहरू की खुली सहानुभूति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 1935 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई और तुरंत ही ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अधिकांश कम्युनिस्टों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में काम करना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1928 की शुरुआत में समाजवाद के प्रति बड़ी श्रद्धा दर्शाई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में अपने दह विभावक को स्पष्ट करते हुए कहा कि विश्व की समस्याओं का और भारत की समस्याओं का एकमात्र हल समाजवाद में ही निहित है। इस वक्तव्य ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में एक वैचारिक दरार पैदा कर दी और सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया कि पूंजीवाद की प्रकृति जैसे मुद्दों पर नेहरू से उनके मतभेद हैं। पटेल फैजपुर में आगामी सत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु नेहरू से प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। नेहरू ने यह कहते हुए अपनी स्थिति की पुनर्व्यवस्था की कि समाजवाद अध्यक्षीय चुनाव हेतु उनका सैद्धांतिक घोषणापत्र नहीं है और फिर पटेल प्रतिस्पर्धा से हट गए। फैजपुर में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने संगठित कामगारों व किसानों समेत देश में सभी साम्राज्य विरोधी ताकतों का एक शक्तिशाली संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया। ब्रिटिश भारत में आम प्रांतीय चुनावों के पक्षपट में यह वैचारिक बहस महत्वपूर्ण है। 5.1 योजना का विचार। ऐसा प्रतीत होता है कि नियोजन के विचार को 1934 में लोकप्रियता मिली। जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक और उग्र उन्मूलनवादी युवक सामने आया, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष वे और प्रोफेसर के टी शाह सचिव। वैचारिक तनाव वो कांग्रेस में घटित होने को तत्पर था। अगले ही वर्ष बोस के उसकी अध्यक्षता से त्यागपत्र देने में परिणत हुआ। तथापि इसके बाद एक अन्य वर्ष प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत की भागीदारी की घोषणा के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय योजना समिति का कार्य बाधित हुआ, परंतु राष्ट्रीय योजना समिति के अनेक उपसमितियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। 1940 में जी
बिरला के नेतृत्व वाले उद्योगपतियों के एक समूह ने बंबई योजना नाम से एक योजना को कार्यरूप दिया। इस योजना ने 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आम को दुगुना और राष्ट्रीय आय को तिगुना करने की कल्पना की। इसने उद्योगों को मूल और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में विभाजित किया और धन संपत्ति की असमानताओं को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। इस उद्देश्य की दिशा में सुझावित उपायों में ये मत्युक्रों को लागू करना, भूधारणाधिकार व्यवस्था का सुधार तथा लघु व कुटीर उद्योगों के लिए पूर्णतम कार्यक्षेत्र का प्रावधान, साथ ही जन सेवाओं व मूल उद्योगों के राज्य स्वामित्व के साथ साथ अर्थव्यवस्था का राज्य नियंत्रण। आर्थिक नियंत्रण तयापी राज्य द्वारा स्वामित्व अथवा प्रबंधन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था, जैसा कि बंबई योजना ने तर्क दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के आसपास एम राय, भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के एक नेता और अब एक उग्र मानवतावादी, ने एक जनता मौजना प्रकाशित की। बंबई योजना से भिन्न इसने मुख्यतः कृषि पर जोर दिया और भूमि के राष्ट्रीयकरण एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता के समापन हेतु तर्क रखा। भावी औद्योगिकरण मुख्यतः राज्य द्वारा ही वित्त पोषित एवं नियंत्रित किया जाना था। उत्पादन विस्तार समुदाय द्वारा कुल शपथ विस्तार का अवसर देते हुए आम जनता के पक्ष में वितरण परिवर्तनों के साथ ही किया जाना था। अधिशेष उत्पादन का रोजगार बढ़ाने तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पुनर्निवेशित किया जाना चाहिए। 1.6 गांधीवादी अर्थशास्त्र की प्रकृति। 1930 के स्वतंत्रता सारांश संबंधी गांधी जी के कथन को उनके आर्थिक विचारों के समग्र अथवा सार रूप में देखना गलत होगा। इस इकाई में गांधी जी के आर्थिक विचारों पर पूरी तरह चर्चा नहीं की जा सकती है। इतना कहना ही काफी होगा कि यह परिवर्तनात्मक व और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उनके नेतृत्व के एक लंबे दौर से गुजरकर 1907 में लिखे गए हिंद स्वराज विषयक उनकी एक छोटी सी पुस्तक से जन्मा था। मूलतः वह राष्ट्र के जनसाधारण के साम्राज्यवादी शोषण एवं वंचना के हथियारों के रूप में विरोध करते थे। तदोपरांत उन्होंने अपने मशीन विरोध को सिंचित किया। अपने पूरे जीवन में बहरहाल वह चरने पर जोर देते रहे जो गरीब से गरीब भारतीय ग्रामवासी स्वास्थ्य महिलाओं को एक स्वतंत्र उपार्जन साधन उपलब्ध करा सकता था। प्रारंभतः वह पोषण की समस्या को हल करने के लिए अपने न्यासिता सिद्धांत और मालिकों के हृदय परिवर्तन के माध्यम से वर्ग अंतर विरोध के खिलाफ थे। अपने अंतिम दिनों में वह हृदय परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में मोहमुक्त हो गए लगते थे। यहां तक कि उन्होंने ग्राम्य आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय के पुनरुत्थान हेतु आवश्यकता पर जोर देना भी बंद कर दिया था। परंतु उन्होंने कभी भी आम आदमी की उपेक्षा नहीं की और लघु व कुटीर उद्योग के पुनरुत्थान हेतु आवश्यकता पर बल देते रहे। यह गौर करना दिलचस्प होगा कि एक गांधीवादी जे कुमारप्या के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय योजना समिति की कृषि विषयक उपसमिति ने एक एकीकृत भूमि सुधार नीति की सिफारिश की जो जमींदारी व अन्य माध्यमिक अधिकारों की समाप्ति से शुरू होकर खेतीहर किसानों को कब्जा दिलाने और कृषि भूधारण विषयक उच्चतम सीमा लागू किए जाने तक बढ़ाई जानी थी। 1.7 गांधीवादी सामाजिक दर्शन। यह याद रखना जरूरी है कि गांधी जी की आर्थिक सोच सर्वोदय सभी का उत्थान संबंधी उनके विस्तृत सामाजिक दृष्टिकोण का एक भाग थी, जो मूल रूप से अंत्योदय अंतिम तक के रूप में समझी गई थी। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा समर्पित कर दिया, जो अस्पृश्यता निवारण एवं उन लोगों के उत्थान की दिशा में बा जिन्हें वे हरिजन, अब दलित कहा जाता है, कहते थे। यद्यपि उन्होंने उनके लिए कोई अलग आर्थिक कार्यक्रम सामने नहीं रखा, 2 भीमराव अंबेडकर के साथ हुए उनके पूजा समझौते ने ब्रिटिश भारत की चुनाव प्रणाली में उन्हें ऐसी राजनीतिक प्रतिष्ठा दिलाई जो स्वतंत्र भारत में बरकरार रखी गई। यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि चर्चे ने महिलाओं को उनके अपने श्रम के माध्यम से काफी आर्थिक आजादी दिलाई। यह भी उल्लेखनीय है कि गांधी जी का सत्याग्रह ही महिलाओं को राजनीति के अखाड़े में लाया और उन्हें उनके घरेलू बंधनों से मुक्त किया। 1.8 सर्वसम्मति। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसी भी चीज से पहले राजनीतिक स्वतंत्रता हेतु एक आंदोलन बा। इसको विभिन्न समूहों व हितों को संगठित करना था। ऐसे विवादग्रस्त मुद्दों से परहेज करना आवश्यक था जो लोगों को बांट सकते थे और उनके पवक्त भागों को विमुक्त कर सकते थे। किंतु कोई भी राजनीति अर्थशास्त्र के बगैर नहीं होती और लोगों के बृहत्तम हिस्से को संगठित करने के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं को प्रकट करना आवश्यक था। इस प्रकार एक स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के विषय में 3 विस्तृत आकांक्षाओं ने आकार लिया प्रतीत होता है। 1. न्यूनतम राज्य नियंत्रण एवं राज्य समर्थन के अधीन एक औद्योगिकृत भारत का पूंजीवादी स्वप्न। 2. न्यूनतम राज्य नियंत्रण एवं वहद उद्योग वाली मूल रूप से ग्रामीण एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का गांधीवादी दृष्टिकोण। और 3. सशक्त राज्य नियंत्रण एवं नेतृत्व के अधीन एक औद्योगिकृत भारत का एक समाजवादी दृष्टिकोण। वैचारिक तर्कवितकों के परिणामस्वरूप भारत की आर्थिक विकास प्रक्रिया पर एक आधारीय न्यूनतम सर्वसम्मति व्यक्त हुई। राजनीतिक स्वतंत्रता के बगैर कोई विकास नहीं हो सकता। 2. कुछ मात्रा में राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक था। 3. आधारभूत प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीयकृत होने चाहिए। 4. एक भारी जनमत यह भी था कि जमींदारी एवं अन्य कुछ भूमि में मध्यवर्ती अधिकारों को समाप्त किया जाए। यह आधारभूत सर्वसम्मति किंचित अपर्याप्त 1946 के आरंभ में प्रांतीय विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर कांग्रेस के घोषणापत्र में प्रकट हुई। हम इसे अपर्याप्त कहते हैं क्योंकि 1946 के चुनाव ब्रिटिश भारतीय जनसंख्या के मात्र 15% के अधिकार गुणों द्वारा निर्धारित एक मताधिकार के आधार पर कराए गए और यह लोगों के गरीब से गरीब तबकों की उम्मीदों को उजागर नहीं करता था, जो कि जनसंख्या के 85% का निर्माण करते थे। तथापि कांग्रेस सभी गैर मुस्लिम बहुल प्रांतों तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के मुस्लिम बहुल प्रांत में भी चुनाव जीत ले गई। उस घोषणापत्र में पार्टी ने उद्योग, कृषि, सामाजिक सेवाओं तथा जन उपयोगिताओं को प्रोत्साहन देने, आधुनिकीकृत करने एवं तेजी से विस्तीर्ण करने का वायदा किया था।
उद्देश्य से घोषणा पत्र में कहा गया, आवश्यक होगा कि अपने सभी अनेक क्षेत्रों में सामाजिक प्रगति को नियोजित एवं समन्वित करें, व्यक्तियों एवं समूहों के हाथों में संपत्ति व सत्ता का संकेंद्रण रोके, समाज के प्रति अपकारी निहित स्वार्यों को रोकें तथा खनिज संसाधनों, परिवहन साधनों एवं भूमि, उद्योग व राष्ट्रीय गतिविधि की अन्य शाखाओं में उत्पादन व वितरण के प्रमुख साधनों पर सामाजिक नियंत्रण रखें। राज्य को इसी कारण मुख्य व आधारभूत उद्योगों व सेवाओं, खनिज संसाधनों, रेलमार्गों, जलमार्गों, जहाजरानी तथा जन परिवहन के अन्य साधनों का अधिकार अथवा निमंत्रण अपने पास रखना चाहिए। मुद्रा एवं विनिमय, बैंकिंग एवं बीमा राष्ट्रहित में नियमित किए जाने चाहिए। इस प्रकार भारत में राज्य पूंजीवाद की नींव रखी गई। किसी कारण से इस प्रकार की आर्थिक सोच कई लोगों द्वारा समाजवाद मानी जाने लगी।